हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर क्वेश्चंस के डे 5 आईबीपीएस आरआरबी पीओ 2022 एग्जाम को फोकस करते हुए कैसे रहेगा पेपर आपका, किस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ये आज के सेशन में देखेंगे। टॉप 20 क्वेश्चंस, यहाँ अगर आप बेटर परफॉर्म कर पा रहे हैं तो नो डाउट एग्जाम में भी आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया, वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं गाइस। साथ ही साथ आपको ये भी इन्फॉर्म कर दें कि अगर आप एक ऐसे बैच की तलाश कर रहे थे जहां पर पूरा कंप्यूटर कोर्स आपको मिल जाए, आईबीपीएस आरआरबी पीओ और आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, जीबीओ या आरआरबी के किसी स्केल के लिए कंप्यूटर की प्रिपरेशन, सबसे बेस्ट कोर्स है ड्रीम बैच 2.0, जहां पर आपको मिल रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट टॉपिक वाइज जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हैं, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। एमसीक्यूज टॉपिक वाइज भी आपको मिल रहे हैं और मॉक टेस्ट के फॉर्म में बंडल ऑफ एमसीक्यूज भी मिल रहे हैं अलोंग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में इन सब की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड हो रही है। एक बार सारे वीडियोस देखिए और उसके बाद आपको पीडीएफ की मदद से रिवाइज करना है। वैलिडिटी इसकी रहेगी 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। कैसे एनरोल कर सकते हैं? अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा ऐप स्टोर पे जाके, मींस गूगल प्ले स्टोर पे जाकर या फिर आईओएस स्टोर की मदद से, और फिर आप सर्च कर सकते हैं आईबीपीएस आरआरबीपीओ क्लर्क का ये कोर्स और इससे ज्वाइन हो सकते हैं। सर, क्या इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद किसी और बुक से भी पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। जैसे ही आप इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं, ये खुद आप फील करने लगेंगे कि कंप्यूटर में 40 में से 40 क्वेश्चंस आप सही कर पाएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग देखते हैं। बाकी कोई भी डाउट है, अगर आपको लगता है कुछ पूछना है, तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। गाइस, आज के सेशन का क्वेश्चन ये रहा। ये बेसिकली क्वेश्चन वो है जो हमने प्रीवियस सेशन में आपसे पूछा था डे 4 में, और आप लोग ने बहुत ही शानदार तरीके से इसका आंसर भी दिया था। विच प्रोटोकॉल इज नॉट यूज्ड इन ईमेल? ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल जैसे जीमेल, याहू, रेडिफ, इनमें कौन सी प्रोटोकॉल का यूज नहीं होता? एस एम टी पी, POP3, आई मैप, यूडीपी या ऑल ऑफ दीज? एंड द करेक्ट आंसर इज यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का। SMTP का इस्तेमाल मेल को सेंड करने के लिए करते हैं। POP3 का यूज मेल को रिसीव करने के लिए करते हैं। आई मैप का इस्तेमाल ऑनलाइन मैसेजेस को रीड करने के लिए करते हैं। 24/7 कभी भी आप अपने मैसेजेस को रीड कर सकते हैं सर्वर के थ्रू। ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है आई मैप, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। और यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो कि वैलिड प्रोटोकॉल ईमेल की नहीं है। तो क्वेश्चन उठता है कि यूडीपी प्रोटोकॉल का यूज कहाँ करते हैं? तो आंसर आपको पता होना चाहिए कि यूडीपी एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। यानी अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल का नाम बताइए, तो आंसर होगा यूडीपी या आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। बताइए, इन बजट 2022 the union government introduced dash currency which will give a big boost to digital economy and will be issued by the Reserve Bank of India. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इन बजट 2022 में एक यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा एक अनाउंसमेंट किया गया। किसको लेकर? एक करेंसी को लेकर, जो कि डिजिटल इकोनॉमी के रिगार्डिंग बूस्ट भी करेगा इकोनॉमी को। डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए या इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए ये कौन सी करेंसी है, उसका नाम बताइए। बिटकॉइन करेंसी है, ई रूपी है, माई वॉलेट करेंसी, CBDC करेंसी या उमंग करेंसी है? बताइए आंसर। करेक्ट आंसर यहां पर है CBDC करेंसी। आप लोग को याद होगा, अगर आपने बजट पढ़ा है, और बिल्कुल पढ़ा भी होगा क्योंकि ये आपके जीए का पार्ट भी है, तो वहां पर भी ये क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकता है और कंप्यूटर में इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। याद रखिएगा, ये है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी।
सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसकी बात बजट 2022 में यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। ये करेंसी कुछ कुछ आपकी बिटकॉइन जैसी ही होने वाली है, लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी होती है उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। जैसे बिटकॉइन है, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, ये डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी होती है। लेकिन जो सीबीडीसी करेंसी होगी, इस पर आरबीआई यानी गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट टू एंड विंडोज 10 सपोर्ट ऑन विच डेट। एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा जहां पर विंडोज की एंड डेट के बारे में पूछा जाएगा, और काफी पॉपुलर है ये क्वेश्चन क्योंकि हाल ही में ये डेट अनाउंस भी हुई है। तो मुझे बताइए, विंडोज 10 के बाद में आ चुका है विंडोज 11, और जब कोई नई विंडोज मार्केट में आ जाती है तो पुरानी वाली विंडोज की एंड डेट आ जाती है कि इसके बाद इस विंडोज में कोई भी अपडेशन नहीं होगा। तो विंडोज 10 की सपोर्ट को माइक्रोसॉफ्ट कब एंड कर रहा है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं, सोचिए और बताइए। बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा 14 अक्टूबर 2025, यानी 2025 में 14 अक्टूबर में विंडोज 10 की सपोर्ट को एंड कर दिया जाएगा, यानी उसमें कोई भी फर्दर अपडेशंस देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, नेम द लेटेस्ट IEEE स्टैंडर्ड इन कॉपर ईथरनेट केबल। ईथरनेट केबल को लैन केबल भी बोलते हैं। लैन केबल को आप जानते हैं वो केबल होती है जो बेसिकली आपके ब्रॉडबैंड से आपके कंप्यूटर को कनेक्ट करती है। इसे हम ईथरनेट केबल, इसे हम लैन केबल, या इसे हम एक केबल और नाम से भी जानते हैं। सोचिए जरा वो केबल क्या है। बिल्कुल सही, उसे हम ट्विस्टेड पेयर केबल भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि IEEE स्टैंडर्ड ट्विस्टेड पेयर केबल का ईथरनेट केबल का क्या होता है। लेटेस्ट जो आपकी मार्केट में आ चुकी है वो है कैट 8, जिसे कैटेगरी 8 के नाम से जानते हैं। जब आप मार्केट में इस केबल को लेने जाते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको किस कैटेगरी की चाहिए, कैटेगरी 1 2 3 4 5 6 7 8। ये डिपेंड करता है कि जैसे जैसे कैटेगरी बढ़ती है वैसे वैसे केबल में जो डेटा ट्रांसफर की स्पीड है या जो इंटरनेट की स्पीड है वो भी आपकी इंक्रीज होती है, कॉस्ट भी इंक्रीज होती है, और इसकी लेंथ भी इंक्रीज होती है। तो इन सबको देखते हुए अलग अलग कैटेगरी बनाई गई। तो लेटेस्ट कौन सी कैटेगरी है? कैटेगरी 8। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज नॉट अ यूटिलिटी। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है, यू कैन से, क्योंकि प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर का मतलब तो एक ही होता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है या कौन सा प्रोग्राम है जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम की परफॉर्मेंस या स्पीड को इंक्रीज करते हैं उन्हें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोला जाता है। जैसे एंटीवायरस, डीबगर। डीबगर के केस में इनको ट्रांसलेटर भी बोलते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये सब यूटिलिटी हैं। एडिटर्स, ये भी यूटिलिटी हैं। जबकि स्पूलर आपका यूटिलिटी में काउंट नहीं होगा। अब स्पूलर बेसिकली है क्या, जरा जानते हैं। स्पूलर एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू नंबर ऑफ प्रिंट को क्यू में लगा दिया जाता है। जैसे एक साथ अगर 4 से 5 लोग प्रिंट दे रहे हैं तो प्रिंटर क्या करेगा, उनके प्रिंट को क्यू में लगा लेगा, फिर एक एक करके उसको निकालेगा। दिस इज कॉल्ड स्पूलर। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते कितने हैं, ये इसकी लिस्ट हमने आपको यहां पर दे दी है। एंटीवायरस, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, डिस्क मैनेजमेंट टूल्स, कॉम्प्रेशन टूल, डिस्क क्लीनअप टूल, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, डिस्क डिफ्रैगमेंटर और बैकअप यूटिलिटी। ये सारे आपके किस कैटेगरी के हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं जिसके थ्रू सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सकता है। वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हेन माइक्रोसॉफ्ट एज इनिशियली रिलीज। हम लोग सब जानते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को हाल ही में टाटा बाय बाय कर दिया गया और इसकी जगह पर माइक्रोसॉफ्ट एज को रिलीज किया गया था पहले ही। तो माइक्रोसॉफ्ट एज कब आ गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एज अ ब्राउजर, ये मुझे आप बताइएगा। 2010 में, 2012 में, 2015 में, 2019 में, या 2020, 2020 में? एंड द करेक्ट आंसर इज 2015।
2015 में रिलीज कर दिया गया था माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर को। डेट भी याद रखिएगा, 29 अप्रैल 2015, जो कि 7 साल लगभग इसको हो गए हैं आए हुए, 7 years ago। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिक्वेंशियली अरेंज स्टेप्स फॉर इंस्टॉलिंग अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का जो सीक्वेंस है, जो स्टेप्स है, वो कौन से हैं? पढ़िए और बताइए कि सबसे पहले अगर सॉफ्टवेयर को आपको क्या करना हो गाइस, इंस्टॉल करना हो तो आप क्या करते हैं? आईबीपीएस का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन। हम लोग जानते हैं सबसे पहले डाउनलोड किया जाता है, डाउनलोड के बाद इंस्टॉल किया जाता है और फिर रन किया जाता है। मींस द करेक्ट सीक्वेंस इज फोर्थ वन, डाउनलोड, इंस्टॉल, देन रन। नेक्स्ट, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज क्रिएटेड बाय एप्पल। ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया? क्योंकि एप्पल कंपनी अपने में बहुत फेमस है और एप्पल कंपनी आईबीपीएस को भी बहुत पसंद है। ये हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था। तो जरा मुझे बताइए कि एप्पल ने किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया? फॉरट्रैन, साइम्यूला, जावा, पीएचपी या स्विफ्ट? करेक्ट आंसर है स्विफ्ट। स्विफ्ट एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको एप्पल कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया, जबकि फॉरट्रैन फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज है, जो कि पहली हाई लेवल लैंग्वेज भी है। जावा की बात करें, ये आप लोग जानते हैं मिस्टर जेम्स गॉसलिंग या सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा डेवलप की गई लैंग्वेज है। पीएचपी हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर इसकी फुल फॉर्म है, वेबसाइट डेवलपमेंट में यूज होने वाली बहुत फेमस लैंग्वेज है, दैट इज पीएचपी। नेक्स्ट, which OS is used for advanced penetration testing and security auditing। कह रहा है ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एडवांस्ड टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है या सिक्योरिटी ऑडिटिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है? बताइए। विंडोज, डॉस, मैक, एंड्रॉयड या काली लाइनेक्स? सिक्योरिटी ऑडिटिंग या फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग या फिर आप हैकिंग भी बोल सकते हैं, इसके थ्रू ही सारी हैकिंग्स की जाती हैं। और ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडोज नहीं, डॉस नहीं, मैक बिल्कुल नहीं, एंड्रॉयड भी नहीं, जबकि काली लाइनेक्स यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा। ये है बेसिकली वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो टेस्टिंग के पर्पज से सर्वर पर या फिर कोई भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी हो, कोई किसी भी तरीके की ऑपरेटिंग सिस्टम में टेस्टिंग करनी हो, सिक्योरिटी ऑडिटिंग करनी हो, नेटवर्किंग रिलेटेड टेस्टिंग करनी हो, तो वहां पर काली लाइनेक्स का यूज किया जाता है। बहुत पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड बाय एसटीटीपीएस। एसटीटीपीएस के द्वारा किस तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है? अब ये एसटीटीपीएस क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि एसटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है और एसटीटीपीएस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड है। यानी जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं तब आप लोग ने देखा होगा कि आपके यूआरएल में एक लॉक बन के आ जाता है जिसे एसटीटीपीएस बोलते हैं, जहां ये गारंटी ली जाती है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो इंटरनेट पर या नेटवर्क पर पूरे तरीके से सिक्योर है। दिस इज कॉल्ड एसटीटीपीएस। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये सिक्योर हुआ कैसे, इसके पीछे कौन सी प्रोटोकॉल काम कर रही है? टीसीपी, टीएलएस, एसएसएल, ओनली 2 and 3 या ऑल 1, 2 and 3? एंड द करेक्ट आंसर इज 2 and 3, यानी टीएलएस ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी और एसएसएल सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। ये दो प्रोटोकॉल्स हैं जो बैकएंड पर काम करती हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का। तो याद रखिएगा, एसएसएल सर्टिफिकेट भी होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर, और टीएलएस ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इनकी फुल फॉर्म्स भी क्लर्क के पेपर में कई बार रिपीट हो चुकी है। नेक्स्ट, अमंग दीज नेम द ईमेल क्लाइंट। इनमें से ईमेल क्लाइंट कौन सा है? क्वेश्चन ये उठता है ईमेल क्लाइंट होता क्या है? ईमेल क्लाइंट का मतलब होता है जब आप ईमेल को अपने कंप्यूटर में क्या कर पाए? डाउनलोड कर पाए विद द हेल्प ऑफ अ सॉफ्टवेयर।
अभी तक हम लोग क्या करते हैं, जैसे जीमेल है तो जीमेल का एक यूजर नेम और पासवर्ड होता है। आप यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद में उस मेल को वहां पर रीड कर पाते हैं सर्वर पर, या आप कह सकते हैं अपने कंप्यूटर पर। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि बिना इंटरनेट के भी ईमेल को रीड किया जा सकता है सॉफ्टवेयर की मदद से, तो इसे बोलते हैं ईमेल क्लाइंट। यहाँ ईमेल क्लाइंट कौन सा है, जीमेल, याहू, एमएस आउटलुक, एओएल या ऑल ऑफ दीज? तो सॉफ्टवेयर के फॉर्म में अवेलेबल है एमएस आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट का एमएस आउटलुक, जिसको स्टार्टिंग में मिस्टर सबीर भाटिया ने बनाया था और इसका नाम था हॉटमेल। हॉटमेल का नाम बदल के ही क्या कर दिया गया गाइस, एमएस आउटलुक कर दिया गया, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको खरीद लिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कितने ईमेल क्लाइंट होते हैं, हाउ मेनी ईमेल क्लाइंट्स आर देयर? तो आंसर जो फेमस है वो एमएस आउटलुक है, मोजिला का थंडरबर्ड है और एप्पल का मेल है। ये तीन आपके फेमस ईमेल क्लाइंट है। नेक्स्ट, टू चेंज लाइन हाइट टू 1.5, which shortcut key is used in MS Word 2021? MS Word 2021 में अगर आपको लाइन की स्पेस यानी लाइन की हाइट 1.5 देनी है तो किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल+1, कंट्रोल+2, कंट्रोल+3, कंट्रोल+5 या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर है कंट्रोल+5 का इस्तेमाल करेंगे 1.5 हाइट देने के लिए। नेक्स्ट, which key do you press to force a page break in MS Word 2021? पेज ब्रेक करने के लिए कौन सी की का यूज करते हैं एमएस वर्ड? पेज ब्रेक, लाइन ब्रेक, पैराग्राफ ब्रेक, इनमें से क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। तो पेज ब्रेक के लिए बहुत फेमस क्वेश्चन है एंड द करेक्ट आंसर इज कंट्रोल+एंटर। जब आप कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करते हैं तो आपका पेज ब्रेक हो जाता है एमएस वर्ड में, है ना, दैट इज द करेक्ट। अगर आपको लाइन ब्रेक करनी है तो शिफ्ट के साथ एंटर करते हैं, और अगर पैराग्राफ ब्रेक करना है तो सिर्फ एंटर करते हैं, है ना। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, पेज ब्रेक करना है तो कंट्रोल+एंटर, लाइन ब्रेक करनी है तो शिफ्ट के साथ एंटर, और अगर पैराग्राफ आपको ब्रेक करना है तो सिर्फ एंटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑडियो और वीडियो कंटेंट फ्रॉम अ सीडी इज कॉल्ड? कह रहा है सीडी से किसी भी कंटेंट को कॉपी करना, चाहे वो ऑडियो फाइल हो या फिर वीडियो फाइल, इसे क्या बोला जाता है? सीडी में भेजना, ये बोलते हैं बर्निंग। अगर आप सीडी में कुछ भी क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, तो उसे बोलते हैं बर्निंग, सेंड करना सीडी में। लेकिन सीडी से लेना, सीडी से कॉपी करना, दैट इज कॉल्ड रिपिंग। यानी फिफ्थ होगा इसका करेक्ट जवाब, रिपिंग। कॉपिंग फ्रॉम दी सीडी और डीवीडी, एनी फाइल यू कैन कॉपी इट इज कॉल्ड रिपिंग। नेक्स्ट, मैक एड्रेस इज रिटन इन विच फॉर्मेट? मैक एड्रेस क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, इसे फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। एनआईसी कार्ड पर होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर, जिसे बदला नहीं जा सकता, ये होता है आपका मैक एड्रेस। 12 डिजिट का होता है आपका मैक एड्रेस, लेकिन किस फॉर्मेट में होता है? तो आंसर है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है, 48 बिट का। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि मैक एड्रेस कितने बिट का है, तो आंसर है 48 बिट का। क्लियर है? आप देख सकते हैं 12 डिजिट्स का है, जो OUI और NIC में क्या होता है, डिवाइडेड होता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर ये मेंशन होता है, ये है मैक एड्रेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आईफोन फीचर एक्टिवेट्स व्हेन यू रोटेट द डिवाइस फ्रॉम पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप? कह रहा है आईफोन का ऐसा कौन सा फीचर है जब आप अपने फोन को रोटेट करते हैं पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में, तब ये एक्टिवेट होता है और काम करता है? तो इस फीचर का नाम बताइए। आईफोन में ही क्यों, बल्कि हर एक फोन में ये फीचर होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जब आप गेम खेलते हैं, कार रेसिंग आपने खेली होगी, इस केस में आप अपने मोबाइल को हल्का सा क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, टिल्ट करते हैं, तो वो कार की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। तो ये किसकी मदद से होती है? आंसर है एक्सेलरोमीटर की मदद से। दैट पर्टिकुलर फीचर इज कॉल्ड एज एक्सेलरोमीटर। जैसे कि आप यहां पर
देख भी सकते हैं वीडियो में, हल्का से मोबाइल को ट्विस्ट करने पर, मूव करने पर कार की पोजीशन रेसिंग में आप जानते हैं चेंज हो जाती है। दिस फीचर इज कॉल्ड एक्सीलरोमीटर। नेक्स्ट, in MS Excel 2021, how many cells are there in the cell range A15 to D28? कह रहा है A15 से लेकर D28 तक कितनी सेल होती हैं MS एक्सेल में, नंबर बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि एक्सेल में सेल किससे मिलकर बनी होती है, रोज और कॉलम से। यानी रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स अगर हम कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितनी सेल्स हैं। रोज कितनी है, रोज को नंबर से इंडिकेट करते हैं, तो हम कह सकते हैं 15 से लेकर 28 तक क्या है, रोज। कॉलम्स को अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए बी सी डी चार क्या है, कॉलम्स। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। द करेक्ट आंसर इज 56। कैसे आया एक बार फिर से देखिए, ए से लेकर डी तक कितने हुए, 4। ए बी सी डी 28 माइनस 15, या 15 से लेकर 28 जब आप काउंट करेंगे फिंगर्स में तो कितना आएगा, 14 सेल्स। और 14 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ गया, 56। क्या ये बात समझ में आई? अब 28 माइनस 15 मत करिएगा, क्योंकि यहाँ 15 वाली सेल भी काउंट होगी। तो 15 से लेकर 28 तक आपको काउंट करना होगा, और ये होगा 14 के बराबर। तो 14 इंटू 4 दैट इज 56 टोटल सेल्स होंगी सेल रेंज A15 से D28। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। नेक्स्ट, it is an act of stealing information through the magnetic strip on the cards that are used in ATM and merchant establishment। बताइए, क्या रहे ऐसा कौन सा तरीका है जिसके थ्रू स्टील की जा सकती है इंफॉर्मेशन। मैग्नेटिक स्ट्रिप में जो इंफॉर्मेशन होती है, एटीएम कार्ड के आप लोग जानते हैं मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है पीछे की तरफ, जिसे चिप भी बोलते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रिप भी बोलते हैं। इसको रीड करने के तरीके को क्या बोला जाता है, फिशिंग, रैंसमवेयर, सलामी अटैक, स्किमिंग, या डिनाइल ऑफ सर्विस। बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज दिस इज कॉल्ड स्किमिंग अटैक। ये स्किमिंग होता क्या है, आइए जानते हैं। आप लोग ने कई बार एटीएम मशीन में अपने डेबिट कार्ड को इंसर्ट किया होगा, प्लास्टिक कार्ड को इंसर्ट किया होगा, और फिर उसको स्वैप आउट कर लिया होगा, या ट्रांजैक्शन के बाद में स्वैप आउट किया होगा। लेकिन होता क्या है, कई बार डुप्लीकेट ये डिवाइस, स्किमिंग डिवाइस जिसको बोलते हैं, ये लगा दी जाती है एटीएम मशीन में, और फिर आपके डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को ये रीड कर लेती है। की लॉगर की मदद से आपका जो पिन है उसको रीड कर लिया जाता है, और फिर आपके अकाउंट के पैसे को उड़ा दिया जाता है, यानी हैक कर लिया जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्किमिंग अटैक। इसलिए जब भी आप एटीएम मशीन में जाएं, इस डिवाइस को हल्का सा बाहर की तरफ खींच के देखें। अगर डुप्लीकेट लगी होगी तो वो बाहर की तरफ आ जाएगी, है ना। अब ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत तेजी से इसको खींच लें तो पता चला कि ओरिजिनल लगी हुई थी और आपने उसको खींच लिया, है ना, फिर गार्ड ने आपको वहीं पर पकड़ लिया, कहा नहीं भाई अब तो जेल जाना पड़ेगा, है ना, और आप कहे नहीं सचिन सर ने बताया था ऐसा करना है। तो डू विद दी पेशेंस, केयरफुली, है ना, मेरा इसमें कोई भी योगदान नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया स्किमिंग क्या है। साथ में फिशिंग क्या है ये भी समझते हैं। फिशिंग का मतलब क्या है, मछली पकड़ने वाला जाल। इस केस में डुप्लीकेट वेबसाइट बनाई जाती है जिसके थ्रू जो अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर रहा है इंडिविजुअल पर्सन, है ना, उसको ये लगता है ये तो ओरिजिनल वेबसाइट है, लेकिन होती है ये फेक या बोगस वेबसाइट। इसके थ्रू हैकिंग कर ली जाती है, फिशिंग हो गया। रैंसमवेयर में फाइल्स और फोल्डर को लॉक कर दिया जाता है, इंक्रिप्ट कर दिया जाता है, और इसके थ्रू हैकिंग कर ली जाती है। ये रैंसमवेयर हो गया, जहां पर आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल्स को लॉक कर देते हैं, फिर कहते हैं लाओ इतने डॉलर। आप कहेंगे सर हम क्यों देंगे इतने डॉलर, अगर हमारी फाइल को लॉक कर दिया तो उसमें क्या होगा, उसमें मूवीज होंगी, उसमें गाने होंगे, उसमें कुछ सीवी हो सकता है ना, तो उसको क्यों सर हम पैसे दे देंगे। तो आपके कंप्यूटर में वो करेंगे भी नहीं, वो करेंगे ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में जिनकी इंफॉर्मेशन की कीमत बहुत ज्यादा होगी। फिर उन फाइल्स को लॉक करेंगे और उसके उपलक्ष्य में मांगेंगे धनराशि, यानी पेमेंट, यानी एक तरीके से फिरौती है ये, है ना, डिजिटल फिरौती इज कॉल्ड रैंसमवेयर। सलामी अटैक क्या है,
ये हमने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि सलामी अटैक में क्या किया जाता है, कुछ पॉइंट में अमाउंट को विड्रॉ कर लिया जाता है हैकर के द्वारा, जैसे 0.25 0.50, हर एक ट्रांजेक्शन में कोई ध्यान नहीं देता, और जो हैकर होता है वो मिलियनियर्स बन जाता है ना। इस छोटे से अटेम्प्ट को करके, छोटा नहीं है ना, बहुत बड़ी साजिश होती है इसके पीछे, बहुत बड़ा ब्रेन चाहिए होता है इसके पीछे, दैट इज कॉल्ड सलामी अटैक। तो आई होप कि ये ऑप्शंस आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अंडर विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ब्लॉक्ड चाइनीज एप्लीकेशन इन इंडिया। आपने ये न्यूज जरूर सुनी होगी हाल ही में कि गवर्नमेंट ने चाइना की जितनी भी एप्लीकेशंस थी उनको बैन कर दिया, मोस्टली एप्लीकेशंस को। डिजिटल स्ट्राइक का नाम इसको दिया गया था, और लगातार ये काम किया भी जा रहा है ना, समय समय पर कुछ एप्स को बैन कर दिया जाता है। अब आपको बताना है कि ये किस सेक्शन के अकॉर्डिंग किया गया। आंसर है 69A। सेक्शन 69A के तहत सबसे पहले डिजिटल स्ट्राइक की गई 59 चाइनीज एप्लीकेशंस पर, फिर समय समय पर बहुत सारी एप्लीकेशंस को आगे भी बंद किया गया है। रीजन कि हमारी जो सिक्योरिटी है डेटा की, वो ब्रीच हो रही थी, वो बाहर जा रही थी चाइना के पास में सर्वर्स के थ्रू, तो उसको रोकने के लिए ये कदम उठाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, it is a type of a challenge response system designed to differentiate humans from robotic software program। आप रोबोट हैं या आप इंसान हैं, इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, क्योंकि आजकल के टाइम पर मैक्सिमम जो काम है वो रोबोट कर रहे हैं। तो कंप्यूटर यानी सॉफ्टवेयर ये जानना चाहता है कि जो काम कर रहा है वो इंसान है या वो रोबोट है। इसमें कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, किसका यूज करते हैं, बायोमेट्रिक सिस्टम, क्रेडेंशियल्स, यूजर नेम, कैप्चा या डिजिटल सिग्नेचर। करेक्ट आंसर है कैप्चा। कई बार वेबसाइट में आपने इस कैप्चा जैसी इमेज को देखा होगा, जहां पर बाइसिकल, जहां पर सिग्नल्स या कार को आइडेंटिफाई करने के लिए आपसे बोला जाता है, और अगर आप सही आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपका जो वेब पेज है वो वापस से रीलोड हो जाता है, अदरवाइज आपको एंटर होने की परमिशन नहीं मिलती। ये काम रोबोट नहीं कर सकता, ये आइडेंटिफाई करने का काम ह्यूमन बीइंग ही कर सकता है। तो कैप्चा की फुल फॉर्म क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा, एलन ट्यूरिंग जी के द्वारा बनाया गया कैप्चा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूरिंग टेस्ट। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। यानी ह्यूमन अलग हैं और कंप्यूटर्स अलग हैं, है ना, इसको दिखाने के लिए कैप्चा का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, it is an encrypted connection over the internet from a device to a network, and it prevent unauthorized people from eavesdropping। क्या मतलब है इनक्रिप्टेड कनेक्शन? इनक्रिप्टेड कनेक्शन का मतलब जिसे इनक्रिप्ट किया गया है, जिसे कोड में कन्वर्ट किया गया है, एक ऐसा कनेक्शन जिसको प्राइवेटाइज किया गया है, जिसको प्राइवेट किया गया है इंटरनेट के ऊपर, कि हर कोई जो भी उस टनल के थ्रू इंफॉर्मेशन को पास करेगा उसकी इंफॉर्मेशन 100% सिक्योर रहेगी। ऐसे इंक्रिप्टेड कनेक्शन को इंटरनेट के ऊपर किस नाम से जाना जाता है, ये बताइए। पायरेसी, फायरवॉल, एंटीवायरस, क्रिप्टोग्राफी या वीपीएन? बिल्कुल सही, दिस इनक्रिप्टेड कनेक्शन ओवर द इंटरनेट या ओवर द नेटवर्क इज कॉल्ड वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। कोई भी हैकर आता है और अगर इस नेटवर्क यानी वीपीएन को हैक करने की कोशिश करता है तो वो हैक नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि यहां पर एक टनल बनाई गई है जिसको बोलते हैं पीपीटीपी, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। इसके थ्रू डेटा को बाईपास किया जाता है, और इसमें जो डेटा बाईपास होता है, इसके थ्रू जो भी डेटा ट्रेवल होता है वो फुली सिक्योर होता है। तो दैट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड एज वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट, ये थे 20 क्वेश्चंस। तो आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगा हो तो वो भी आप जरूर पूछिएगा। साथ ही साथ आज की होमवर्क का क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, बताइए
What is the software tool in MS Word 2022 that provide synonyms for the selected word? एक पार्टिकुलर वर्ड के अगर सिनोनिम्स आपको जानने हैं एमएस वर्ड में, तो किस ऑप्शन के थ्रू ये पॉसिबल है? मैक्रो, सिनोनिमस, ऑटो कंप्लीट, ऑटो करेक्ट या थेसोरस? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके आंसर को जरूर दीजिएगा। सो आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आपको कंप्यूटर के बैच से कनेक्ट होना है, अगर आप ये इंश्योर करना चाहते हैं कि 40 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो, क्योंकि देखिए एग्जाम में लड़ाई किस चीज की है, जो कंपटीशन है वो इस चीज का है कि सामने वाला 40 में 38 या 39 कर रहा है, या 40 में 40 कर रहा है, और कोई दूसरा कैंडिडेट 40 में 20 कर रहा है। तो अब सिलेक्शन किसका होगा? मेरिट अगर बनेगी तो सिलेक्शन 38 वाले के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि कंप्यूटर स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आपने इतनी मेहनत करी है रीजनिंग में, मैथ्स में, हिंदी में, इंग्लिश में, जीए में, तो आप बिल्कुल चाहेंगे कि कंप्यूटर में 40 में से 40 आ जाए तो मजा ही आ जाए। बिल्कुल ये बैच ये गारंटी लेता है कि कंप्यूटर में आपके 40 में 40 क्वेश्चन सही होंगे, ये मेरा वादा है। क्या करें? अरोड़ा एजुकेटर ऐप को सर्च करिए iOS स्टोर या फिर गूगल प्ले स्टोर में, और फिर IBPS RRB PO क्लर्क ड्रीम बैच 2.0 से एनरोल हो जाइए। वीडियोस देखिए सबसे पहले, और फिर पीडीएफ की मदद से रिवाइज करिए। स्पीड में करिए क्योंकि दिन कम है। 10 से 15 दिन टारगेट बनाइए कि 10 से 15 दिन के अंदर इन वीडियोस को देख लेंगे। बाकी समय में पीडीएफ की मदद से रिवीजन करिए। कोई रोक नहीं सकता 40 में से 40 स्कोर करने के लिए। कितना भी टफ पेपर आए, कहीं से भी पूछे, आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करेंगे, ये गारंटी मेरी है। कैसा लगा आपको सेशन? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू वेरी मच।